What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। So guys, अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तैयारी क्लैट की, यानी आप LLB ज्वाइन करना चाहते हैं, लीगल फील्ड के अंदर आप महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है और उस एग्जाम का नाम होता है क्लैट, मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो अगर आप लोग भी कर रहे हैं प्रिपरेशन मई 2022 में एग्जाम देने के लिए, तो मैं आपको बता दूं अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लेकर आया एक एक्सक्लूसिव बैच, और वो बैच पूरे एंटायर 1 साल का है जो कि स्टार्ट होने वाला है 21 दिसंबर 2020 से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर है पूरे 1 साल का बैच जो 21 दिसंबर 2020 से होने वाला है स्टार्ट। दोस्तों अब उसके मैं कुछ फीचर्स बता देता हूँ। अगर आप उन क्लासेस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत फायदा है। देखो फायदे मैं आपको गिनवाता हूँ। सबसे पहला फायदा तो है कि अगर आप उनका बैच ज्वाइन कर लेते हो तो पूरे 1 साल तक के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना, पूरी स्टडी एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। नंबर 2, सारे के सारे जो एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे वो ऑलरेडी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एडुकेटर्स हैं, जिनसे कभी भी ऐसी दिक्कत ही नहीं आएगी कि आपको कोई भी डाउट हो, ये गारंटी है। नंबर 3, मंथली टेस्ट सीरीज। जब आप 1 महीना पढ़ लोगे तो जो आपने 1 महीना पढ़ा उसका पूरा बाकायदा टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आपको बाकायदा बताया जाएगा कि आपकी कहाँ गलतियां हैं और कहाँ गलतियां नहीं है। नंबर 4, डाउट क्लियरेंस। अगर आपको कोई डाउट आता है इनकी वीडियो लेक्चर सीरीज में, तो आप क्या करो, उस डाउट का स्क्रीनशॉट लेकर इनको सेंड कर दो। ये उस पर्टिकुलर चीज पर एक पर्टिकुलरली आपके लिए वीडियो बना देंगे और आपका डाउट बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। नंबर 5, अगर आपको इनका सब्सक्रिप्शन पैक लेना है और डिस्काउंट चाहते हो, दोस्तों फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो। कूपन कोड है शिवम स्टडी क्लैट। मैं रिपीट कर रहा हूं, शिवम स्टडी क्लैट। अगर कूपन कोड आप यूज करोगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जब 10% डिस्काउंट मिला तो जल्दी से ग्रैब कर लो ये अपॉर्चुनिटी। और लास्ट है, यहाँ पर जो भी क्लासेस होंगी वो आपकी लाइव क्लासेस होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने। तो अब आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो एडुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे और ये एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट होने वाला है 21 दिसंबर को। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए मैंने लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप विजिट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। So guys, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो ये होते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी के टाइम बहुत स्टैग्नेंट था, बहुत ही रुका हुआ था, ग्रोथ अच्छे से हो नहीं रही थी। तो आखिर जब प्लानिंग कमीशन 1950 में आया, तो उस टाइम प्लानिंग कमीशन ने ऐसे क्या क्या रिकमेंडेशन, क्या क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, क्या क्या रिफॉर्म्स किए जिनसे एग्रीकल्चर में आया मेजर सुधार। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं वही सारी चीजें जो एग्रीकल्चर को बना देती है बहुत ही ज्यादा आसान। यानी हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत ही बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आए, यानी हमारी इकोनॉमी में मेजर ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज था एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारना, जिसके लिए हमने टोटल 3 रिफॉर्म किए। लेकिन दोस्तों रिफॉर्म पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा बेस पर आना चाहता हूं। आखिर हमें किसी भी सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई वी नीड टू डू रिफॉर्म? बिना रिफॉर्म के काम चलने तो चल रहे तो, लेकिन नहीं, रिफॉर्म की जरूरत थी। तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ रिफॉर्म की जरूरत क्यों थी। तो आप सभी लोगों के सामने ये रही वो स्लाइड, और आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आखिर एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की हमारे लिए। सबसे पहला पॉइंट है हायर कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी। ये बात सच है कि हमारे यहाँ पर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज इन एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, सो दैट्स वाई द मेजर पॉपुलेशन आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हेंस जो जीडीपी हमारी निकल के आई उसमें मेजर इंपैक्ट किसका होगा? एग्रीकल्चर का होगा। इसलिए हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंबर 2, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, फूड ग्रेन। ये बात सच है कि हम लोगों के लिए सबसे मेन चीज है खाना पीना, और खाने पीने के लिए ये जो सोर्स है खाने पीने का या जो रॉ मटेरियल कौन पैदा करता है? एग्रीकल्चर पैदा करता है। इसलिए एग्रीकल्चर हमारे लिए हो जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3, हायर सोर्स और एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपको बताया उन दिनों पर हमारे यहाँ पर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर एंगेज थी, जिस वजह से हमारे लिए एग्रीकल्चर हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे लिए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। नंबर 4, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एक बात बताओ, अगर खेतों से जूट वगैरह नहीं निकाला जाएगा, कॉटन नहीं निकाला जाएगा, तो कपड़ा कैसे बनेगा?
चंदन वुड नहीं निकालेंगे तो फर्नीचर कैसे बनेगा। तो कुल मिला के ये इंडस्ट्रीज को बहुत ही सपोर्ट करता था। इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई कौन करता था, हमारा एग्रीकल्चर करता था। इसलिए एग्रीकल्चर हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। नंबर 5, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्री। अभी जैसा मैंने डिस्कस किया, इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा सोर्स जो रॉ मटेरियल का है वो कहां से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। नंबर 6, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। हमारे यहाँ पर जो हैंडलूम्स होती है, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सारा कहां से बनता है, एग्रीकल्चर से बनता है। फिर बाद में हम इसका क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए भी एग्रीकल्चर हमारे लिए हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आपका कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। अब जब इंटरनेशनल ट्रेड में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो डोमेस्टिक ट्रेड तो बिल्कुल होगा ही होगा। फिर आता है हमारा 8, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब एक बात बताओ, अगर एग्रीकल्चर का जो माल है वो इंडस्ट्रीज तक हमें पहुंचाना है तो इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो है वो ट्रांसपोर्ट को भी सुधारने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नंबर 9, वेल्थ ऑफ नेशन। क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन एक्टिविटी थी, इसलिए हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा वेल्थ इकट्ठे करने वाला सोर्स ऑफ इनकम था। मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अगला पॉइंट है हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जैसे मैंने आपको बताया कि 2/3 पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इट मींस कहीं ना कहीं ये हमारा मेजर सोर्स होगा लाइवलीहुड का। जीने के लिए जो आखिरी और अंतिम सहारा था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। फिर है लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन। यहाँ पर जो भी काम होता है वो लेबर्स के थ्रू कराया जाता है, क्योंकि लेबर ही इसमें एंगेज होते हैं। इसमें कैपिटल की जरूरत कम होती है और लेबर्स की जरूरत ज्यादा होती है। सो गाइज, यहाँ पर आपने ये सारे पॉइंट्स देखे तो आपको ये पता चला कि एग्रीकल्चर हमारे लिए क्यों हो जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, ये जो 11 पॉइंट आपने पढ़े, इनसे आपको ये तो क्लियर हो गया कि अगर कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी नीड सम रिफॉर्म्स, ताकि वो चीज और ज्यादा सुधर सके। ठीक है, अब आप जरा इस अगली स्लाइड को देखो। आप इस अगली स्लाइड में देख सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आखिर हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में दिक्कतें क्या आ रही थी जो हमें रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही थी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लोग क्या करते थे, जैसे एक फैमिली है, उसके 6 बच्चे हैं, जब कल को वो 6 बच्चे बड़े होंगे तो वो भी फार्मिंग करेंगे, तो उतनी सी लैंड पर पहले जो एक व्यक्ति काम करता था और अब जब 6 लोग काम करेंगे प्लस वो व्यक्ति यानी 7 लोग मिलकर काम करेंगे तो आउटपुट तो उतना ही निकलेगा ना, बट अब वो आउटपुट 7 जनों में बटेगा। तो ऐसे में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई इसे बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 2, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। उन दिनों पर हमारे पास कल्टीवेशन के बहुत अच्छे साधन नहीं थे, इस वजह से हमें रेनफॉल पर डिपेंड रहना पड़ता था, बरसों मेगा। पॉइंट नंबर 3, लो प्रोडक्टिविटी। हम इतनी मेहनत करते थे, इतना पैसा इनपुट लगाते थे, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत कम होती थी। इस वजह से हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पॉइंट नंबर 4, सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है वो फार्मिंग जो आप प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बल्कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हो। यानी कुछ ऐसी फार्मिंग्स होती है जो आप सिर्फ इसलिए करते हो ताकि बस अपने घर का अनाज भर जाए, बाकी हमें बाहर नहीं बेचना। दोस्तों, जब तक बाहर नहीं बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कहां से होगा। तो पहले के लोगों की थिंकिंग कुछ इस तरीके से थी, इसलिए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी था। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। उन दिनों पर जो लोगों को सिंचाई के लिए साधन या जो सिंचाई भी करते थे या जो सीड्स की प्लगिंग करते थे तो वो बैलों के थ्रू करते थे। बैल बेचारी थक जाती थी बड़ी लैंड पे करने के लिए, तो ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट होता था। बट उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट, ट्रैक्टर जैसी चीज और ट्रैक्टर में लगने वाले जो इक्विपमेंट है वो नहीं होते थे, जिनके चलते कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जिस वजह से हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी। 6 है स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। जो लोगों के पास लैंड थी ना वो बहुत छोटी थी। जैसे मान लो किसी एक के पास 1 एकड़ की जमीन है, उसके 6 बच्चे हैं, कल को जब वो 6 जनों में बंटवारा हुआ तो लैंड की होल्डिंग क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लैंड की होल्डिंग छोटी हो जाने से एग्रीकल्चर पर उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि जो फार्मिंग हो रही है वो ढंग से नहीं हो पाएगी, बिकॉज 6 लोग 6 तरीके का अनाज उगाएंगे, तो एक ही लैंड पे 6 तरीके का अनाज छोटी छोटी लैंड पर उगाएंगे तो वो ढंग से काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। जानते हो उन दिनों पर कई सारे सिस्टम चलते थे, जैसे जमींदारी सिस्टम, महल वाले सिस्टम, रैयत वाले सिस्टम। तो इनसे ऑनरशिप किसानों की ले ली जाती थी और किसको हैंड ओवर कर दी जाती थी, जमींदार को। तो जमींदार उसको अपनी तरीके से यूज करता था और किसानों को बोलता था तुम्हें लगान के रूप में किराया देना पड़ेगा। तो ऐसे में किसानों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हो गया था। तो किसी तरह से हम चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो मतभेद और भेदभाव है, इनको दूर किया जाए। इसलिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म की हमें बहुत जरूरत थी। फिर है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी की बड़ी कमी थी, जिस वजह से हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म में जरूरत पड़ी एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने की। लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। उन दिनों पर हमारे पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, हमें बारिश पर डिपेंड रहना पड़ता, हमारे पास ट्यूबवेल जैसे साधन नहीं थे, तो इस वजह से हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी। फिर आपका डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की बहुत बड़ी कमी थी और किसानों को
कल को इनपुट यानी जैसे सीड्स वगैरह होते थे, फर्टिलाइजर्स होते थे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब जब खरीदने जाना होता था उसके पास पैसे ही नहीं होते थे। रीज़न है कि वो जानता है पहले 6 महीने तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, बाद में जाके उसको बेचकर पैसा मिलेगा, लेकिन उन 6 महीने वो घर परिवार कैसे चलाएगा। तो उसके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं थे, जिसके चलते हमें एग्रीकल्चर में दिक्कतें आ रही थी। इस वजह से भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या स्टार्ट किया, रिफॉर्म लाने शुरू किए। फिर है आपका 11 पॉइंट, कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब है कोई भी फार्मर रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो यही चाहता था जो ट्रेडिशनल तौर तरीके हैं उन्हीं से फार्मिंग करे, क्योंकि वो जाने परखे हैं तो हम नए तरीकों को अपनाएंगे नहीं। तो वो कभी भी कन्वेंशनल फार्मिंग को अपनाते ही नहीं थे। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, जब किसान लोग कोई फार्मिंग करके प्रोड्यूस उगा भी लेते थे तो उनके पास सबसे बड़ी कमी ये आती थी कि किस तरह से उसे मार्केट में लेकर जाएं ताकि मार्केट में वो चीज़ का अच्छा प्राइस मिल जाए। उनको कोई नॉलेज नहीं थी इस बात की। तो यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी फार्मर्स को। दैट्स वाई वी नीड सम नहीं बल्कि मेजर चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसी मेजर चेंज को करने के लिए हम टोटल लेकर आए अपने पास 3 रिफॉर्म्स। कितने रिफॉर्म? 3 रिफॉर्म। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तीनों रिफॉर्म क्या रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान से सुनिए, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने पास इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, या फिर जिसको हम लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आपको पता है हमारी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। रीज़न उसके पीछे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने ज़्यादा आगे थे कि एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल निकलता था वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता था, और ख़ास तौर पर ब्रिटेन को सपोर्ट करता था। तो आपने देखा भी होगा कि कितने सारे जैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो गए, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, और जो हैंडलूम्स वगैरह हो गए, ये सब कितने वर्ल्ड वाइड फेमस थे हमारे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा एग्रीकल्चर अच्छा था। बिकॉज जानते हो इंडिया में 3 टाइप के एनवायरनमेंट पाए जाते हैं, जैसे आप जानते हो गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, और बारिश भी होती है। ऐसा एनवायरनमेंट ना हर जगह नहीं पाया जाता, ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। सिर्फ नहीं बोलूंगा, बट हाँ कुछ कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया भी शामिल है जहां पर ये तीनों की तीनों सीजन्स पाए जाते हैं। इस वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ना, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है, वो बाकियों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ, जो सोने की चिड़िया थी उसके पर कट चुके थे, अंग्रेजों ने काट दिए थे अपने फायदे के लिए। बात समझ लो। तो हमारा जो एग्रीकल्चर जो इतना अच्छा था वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। तो सन 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बनाएगी तब हमने डिस्कस किया कि भैया ऐसा है कि अब हमें इकोनॉमी को करना है रिवाइव, दोबारा से उसको खड़ा करना है, यानी उतरी हुई ट्रेन को दोबारा पटरियों पर चलाना है। तो ऐसे में प्लानिंग कमीशन ने 2 टाइप के काम किए, क्या, शॉर्ट टर्म विजन और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो आपको पता हो लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर वो 5 चीजें आती थी, जीडीपी, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें। और शॉर्ट टर्म गोल के अंदर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, और पहली पंचवर्षीय योजना जानते हो कब बनी थी? 1 अप्रैल सन 1951 से 31 मार्च सन 1956, जिसमें सबसे पहले फोकस किया गया था एग्रीकल्चर के ऊपर। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सुधार करना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सुधार करने के लिए 3 रिफॉर्म किए गए। कितने किए गए? 3 रिफॉर्म। मेरे साथ अभी के अभी याद कर लो, बाद के लिए कुछ मत छोड़ो, साथ के साथ करते चलो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं। बताओ वो 3 रिफॉर्म के नाम क्या क्या है? सबसे पहला लैंड रिफॉर्म, जिसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? बोलो बोलो बोलो, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रिफॉर्म भी बोला जाता है। और एक होता है जनरल रिफॉर्म, जिसको इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल रिफॉर्म भी बोला जाता है। ये सारे रिफॉर्म हमारे पास हैं जो हमें तीनों की तीनों पढ़ने। किस सेक्टर के लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। किस सेक्टर के लिए? एग्रीकल्चर। तो मन में बनाओ कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारे यहाँ 3 रिफॉर्म आए थे। सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसको हम लैंड रिफॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा जिसको हम जनरल रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बोलते हैं। और तीसरा ग्रीन रिफॉर्म, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। इन 3 रिफॉर्म के चलते हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पहले के कंपेरिजन बहुत ज्यादा क्या हो गया था? इंप्रूव हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज भी हम स्टार्ट करने वाले अपने पास इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसको हम अपने पास क्या बोलते हैं? लैंड रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। चलो सुनो, सबसे पहली बात है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। आपको याद है जब हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उन दिनों कैसा था, तो आपने देखा था कि उस टाइम पर 3 सिस्टम चलते थे, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। तो मैं आपको एक बार जमींदारी सिस्टम के बारे में दोबारा बताऊं क्योंकि उसी से ये पॉइंट रिलेट करता है। तो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? अंग्रेजों ने कहा कि जितने भी किसान हैं उन सबसे ऑनरशिप छीन लो। अंग्रेजों ने कहा कि जितने भी किसान हैं उन सबसे ऑनरशिप छीन लो, और ऑनरशिप एक व्यक्ति को अलॉट कर दो जो उन्हीं में से कोई एक इंडियन होगा, जिसको नाम दिया गया जमींदार। क्या नाम दिया गया? जमींदार। तो उनसे जबरदस्ती उनकी लैंड होल्डिंग किससे, ऑनरशिप जो है वो किसके हाथों करवा दी? जमींदार के हाथों करा दी। अब जमींदार क्या बोलता था कि तुम सारे किसान मेरी जमीन पर काम करो, और जब तुम काम करोगे तो तुम्हें रेंट पे करना पड़ेगा। जब तुम रेंट पे करोगे तो जितना तुमने प्रोड्यूस होगा है उसका एक सर्टेन अमाउंट मुझे देना पड़ेगा। और उसमें से वो किसको देता था? ब्रिटिशर्स को देता था। लेकिन जब ब्रिटिशर चले गए तब भी
जमींदारी सिस्टम कंटिन्यू रहा। आपने कहा भैया अंग्रेज लोग चले गए तो जो जमींदार है वो अपने आप को अंग्रेज मानने लगे, वो पैसे हटने लगे किसानों से। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो इंटरमीडिएट मतलब जो बीच का बिचौला है, यानी जो यहाँ पर जमींदार है, इसको हटाओ, तुरंत हटाओ। और जमींदार ने जो जबरदस्ती किसानों से मालिकाना हक लिया था वो वापस उन किसानों को कर दो, ताकि जब कोई इंसान अपनी फील्ड पर काम करता है ये सोचकर ये मेरी खुद की फील्ड है, इसका ऑनर मैं हूं, तो वो मन से काम करता है, उसका आउटपुट ज्यादा निकलता है। लेकिन जब उस किसान को पता है ये लैंड मेरी नहीं, जबरदस्ती किसी और के नाम करवा दिए, जब वो लैंड मेरी रही नहीं तो मैं क्यों ज्यादा काम करूं, उतना ही काम करूंगा जिससे बस उनका कर निकल जाए और मेरा परिवार चलता रहे। तो ऐसे में पॉवर्टी की ट्रैप में बने रहते थे। तो हमने क्या किया, जो जमींदार थे उनको हटाया, एबॉलिश किया। एबॉलिश मतलब हटा देना। तो वही लिखा है एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएरीज। जैसे इंटरमीडिएरीज दिमाग में क्या चलना चाहिए, जमींदार। वही लिखा हुआ है द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप वाज द ओनरशिप ऑफ लैंड वुड बी गिवन टू द एक्चुअल टिलर टू मेक इंप्रूवमेंट। क्या लिखा है, इस आइडिया के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जो टिलर, जो किराएदार रहकर काम कर रहा है, उस व्यक्ति को किराएदार से क्या बना दिया जाए, ऑनर बना दिया जाए, ताकि जब ऑनरशिप मिलती है तो वो काम ढंग से करता है। दोस्तों आप लोगों के साथ भी ऐसा होता नहीं होता है कि जो किराए के मकान में रहते हैं तो उनको ज्यादा लगाव नहीं होता मकान से, वो क्या करते हैं, कील ठोक देते हैं, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता पेंट खराब हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन वही चीज जब अपनी होती है, अपना खुद का मकान होता है, तो बड़ी तरीके से ड्रिल मशीन लेकर आते हैं कील ठोकने के लिए, सीधी हथौड़ी नहीं मार देते हैं, दीवारों पर पैर नहीं लगाते हैं। मतलब जब चीज अपनी होती है ना तो मजा ही कुछ और होता है। तो यही गवर्नमेंट ने कहा कि जो इंटरमीडिएट है उनको भगाओ और जो एक्चुअल ऑनर है उनको ऑनरशिप वापस कर दिए, ताकि एक किसान भाई अपने पास अपनी जमीन समझ के उस पर काम करना शुरू करे, कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड रहेगा। इसके दो फायदे निकल के आए। सबसे पहले नियरली 200 लाख मतलब 2 करोड़ टेनेंट किराएदार इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। 2 करोड़ किसानों को उनकी खुद की जमीन मिल गई जो डायरेक्टली अब गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गया और इंटरमीडिएट से उन्हें छुटकारा मिल गया। देखो कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट है ये। पॉइंट नंबर 2, द ओनरशिप राइट ग्रांटेड टू टेनेंट गेव देम इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। उन किसान भाई को हमने इंसेंटिव के रूप में उनको उनकी जमीन दे दी, जिससे अब वो मन लगा के काम करते हैं और उनका जो आउटपुट है वो पहले के कंपैरिजन ज्यादा आने लगा। तो ये फायदा मिला इंटरमीडिएट्स को बीच से हटा के। बोलो क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। नाउ पॉइंट नंबर 2, रेगुलेशन ऑफ रेंट। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि जमींदार ने सारी की सारी जो जमीन है वो किसानों से हड़पी हो सकता है जमींदार की खुद की भी कोई जमीन हो, है ना, जिस पर कोई किसान काम कर रहा हो। तो अब ऐसे में उस किसान की ये हालत नहीं है कि वो उस जमीन को खरीद पाए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो जो लोग किराएदार भी है ना, मतलब जो किराए पर किसानी करते हैं, तो उन लोगों के लिए हम एक रेंट रेगुलेशन एक्ट बनाने वाले हैं। रेंट रेगुलेशन एक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर कल को तुमसे तुम्हारा जमींदार तुमसे रेंट मांगे तो एक लिमिट तक रेंट मांग सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं मांग सकता, क्योंकि एक्ट हमने उसके लिए बना दिया है। जो खास तौर पे जैसे ऑनरशिप के लिए तो ये वाला पॉइंट हो गया, और जो अभी भी ऑनरशिप नहीं ले पा रहे उनके लिए ये वाला पॉइंट हो गया। मतलब किराएदारों के लिए ये पॉइंट है, मकान मालिकों के लिए ये वाला पॉइंट हो गया। तो हमने किराएदारों के लिए क्या किया, किराएदार का मेरा मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, किराएदार का मतलब वो किसान जो किराए की जमीन पर फार्मिंग कर रहे हैं। तो उन जब वो किराया देते थे तो हमने उनकी लिमिट को सील कर दिया कि इसके बियॉन्ड आप किराया ही नहीं ले सकते हो। और वो लिमिट कितनी है, जैसे एक खेत है, उस खेत पर जितनी भी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है एक साल में, मान लो लेट सपोज वो 1 लाख का होता है, तो आप 1 लाख का 1/3 ही रेंट ले सकते हो। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना रेंट लोगे आप, उससे 33,000 रुपए का रेंट लोगे 1 साल का। 1 साल में जो क्रॉप उगाई वो 1 लाख की उगाई, तो 1 लाख का 1/3 मैक्सिमम लिमिट है। लेना चाहो तो उससे कम लो, बट इससे ज्यादा आप ले ही नहीं सकते हो। जिससे क्या हुआ कि अब जो किराएदारी जो करते थे, जो किसान लोग किराए पे भी काम करते थे, अब उनको भी थोड़ा सा फायदा पहुंचने लगा। अल्टीमेटली हमें किसानों को तो इंसेंटिव देना है अच्छे से, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ रेंट। जैसी भी ये बात है तो समझ जाना ये टीनेंट की बात कर रहे हैं, टीनेंट फार्मर्स की। To put an end excessive and illegal extraction from cultivators। बहुत सारे इंटरमीडिएरीज या बहुत सारे लैंडलॉर्ड टिलर से, जो फार्मर जो टीनेंट फार्मर होते हैं, उनसे जबरदस्ती बेवजह एक्स्ट्रा पैसा वसूल करते थे। अब वो वसूली बंद हो जाएगी इलीगल तरीके से। रेंट हैव बीन फिक्स्ड, रेंट को फिक्स कर दिया गया, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। जनरली दीज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। जो भी आपकी वैल्यू ऑफ क्रॉप होगी उसके 1/3 के बियॉन्ड आप रेंट नहीं ले सकते, उससे कम ले सकते हो, या मैक्स टू मैक्स 1/3 ले सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं लोगे। तो ऐसे में किराएदार को भी क्या मिला, फायदा मिला। तो ये मकान मालिकों को फायदा मिला, ये किराएदार को फायदा मिला, और ये दोनों ही क्या है, फार्मर है। तो अल्टीमेटली इससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होगा, बूस्टअप होगा, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब क्या हुआ, देखो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मेरे लॉजिक को ध्यान से समझना। क्या लॉजिक है, मैंने कहा एक फार्मर के पास
इतनी लैंड है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक सील बना दी, गवर्नमेंट ने कहा कोई भी फार्मर इतनी लैंड से ज्यादा अपने पास लैंड नहीं रख सकता है, और अगर उसके पास हुई तो जो एक्स्ट्रा लैंड है वो आपसे छीन कर एक ऐसे व्यक्ति को दे दी जाएगी जो लैंडलेस है, जिसके पास लैंड ही नहीं है, उस व्यक्ति को दे दी जाएगी, जिससे कि इस किसान को भी और इस किसान को भी दोनों को इक्वली बेनिफिट पहुंचे, मार्केट में इक्वालिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि एक किसान जो है वो बहुत बड़ी फील्ड पे फार्मिंग कर रहा है और एक किसान बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसके लैंड ही नहीं है। तो हम चाहते थे, मतलब गवर्नमेंट चाहती थी कि जो भी लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको भी मालिकाना हक मिले, तो इस वजह से उन्होंने लैंड सीलिंग की एक लिमिट बना दी, क्योंकि कई कई किसान ऐसे थे जो नाम के किसान थे बट वो क्या करते थे, किसान के आड़ में आके वो बहुत बड़ी लैंड पर कब्जा करके बैठ जाते थे, जिससे कि बाकी फार्मर्स उस लैंड को खरीदना भी चाहते थे तो वो बेचते नहीं थे, ये बोलकर नहीं भाई मेरी लैंड है मैं नहीं बेच रहा। गवर्नमेंट ने कहा ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तुम तो बहुत बड़ा, मतलब अंग्रेज गए तो गए, तुम इंडियंस ही इंडियंस के ऊपर भारी पड़ रहे हो, ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा सिस्टम यूज किया, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा फिक्स्ड द स्पेसिफिक लिमिट, लैंड लिमिट उन्होंने स्पेसिफिक कर दी कि एक व्यक्ति इतनी ही लैंड ले सकता है, विच कुड बी ऑन बाई इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के द्वारा सील कर दिया गया, इससे ज्यादा वो लैंड नहीं रख सकता है। नंबर 2, बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, अगर आपके पास बियॉन्ड एक्स्ट्रा लैंड पाई गई तो ऑल लैंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, और जो जिस व्यक्ति के पास वो एक्स्ट्रा लैंड पाई गई वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, वो क्या कर लेगी, गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेगी, एंड इट विल अलॉट टू द लैंडलेस फार्मर, और वही लैंड किसको दे दी जाएगी, उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जिसके पास लैंड नहीं है, जिसे बोलते हैं लैंडलेस फार्मर्स। आपको ये पॉइंट समझ आया? तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब लैंड को हमने क्या करते हैं, सील कर दिया कि अगर एक पर्टिकुलर किसान के पास मान लो वो गलत तरीके से अपनी लैंड होल्डिंग बढ़ाई जा रहा है, वो बाकी किसान को वो हक ही नहीं दे रहा, तो उनका हक देने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रेस्क्राइब लिमिट बना दी कुछ टाइम के लिए कि इतनी लैंड आप रख सकते हो, उसकी बियॉन्ड अगर आप रखे तो गवर्नमेंट टेक ओवर करके उसको लैंडलेस फार्मर को दे देगी। तो ऐसे में फिर क्या हुआ कि हर व्यक्ति इक्वलिटी पर आ गया, हर किसान को वो मौका मिला अपनी फार्मिंग को करने का, और कहीं ना कहीं से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इंप्रूव हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा 100% इंप्रूव हुआ, बट हाँ ये कहूंगा कि हाँ इंप्रूव कुछ हद तक तो हुआ। चलिए इसके बाद है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ये कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग क्या है, सुनो, जैसे लेट सपोज कि एक फैमिली है, उस फैमिली में उसके 6 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। अब जब वो 6 बच्चे बड़े होंगे तो क्या करेंगे, वो फार्मिंग करेंगे, क्योंकि देखो उन दिनों पर हमारा मेन फोकस क्या था, सिर्फ फार्मिंग था, बिकॉज 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सो जब वो 6 बच्चे हैं, कल को उनके फादर की डेथ किया, जब वो 6 बच्चों को लैंड बांटी जाएगी, मतलब ये खेत जो है ये 6 बच्चों में बांटा जाएगा, तो उसके कितने टुकड़े होंगे, 6 टुकड़े होंगे। ये पहले बच्चे को मिला, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को और छठे को। अब पहला बच्चा क्या कर रहा है, इसमें राइस उगा रहा है, पहला बच्चा क्या कर रहा है, इसमें राइस उगा रहा है। तो राइस उगाने से क्या हुआ, पहली बात रुको, राइस उगाने से पहले भाई ये लोग अपनी अपनी लैंड पर जब जाएंगे तो ये पगडंडी बनाएंगे, जिसके लिए इन्हें अपनी अपनी लैंड का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है पगडंडी में निकालना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं ना कि फुटपाथ टाइप का होता है, थोड़ी सी पगडंडी 1 फुट की होती है, इसमें चलने लायक होता है, आपने देखा भी होगा। तो इससे इन लोगों की लैंड की जो एरिया है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। दूसरी बात, कल को अगर मिस्टर ए यानी फर्स्ट चिल्ड्रन जो है वो उसमें वहां पर ट्रैक्टर चलाना चाहेगा तो ट्रैक्टर ढंग से चला नहीं पाए, क्योंकि यार इतनी सी लैंड के 6 हिस्से कर दिए गए, कहां से बेचारा वो चलाएगा। मान लो उसने चला भी लिया, यहाँ पे राइस उग रहा है और ठीक बगल वाली लैंड पे वीट उग रहा है, तो भाई सॉइल तो नीचे जाके एक ही हो जाती है, जड़ें तो नीचे जाके एक ही हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ना तो इसका राइस का प्रोडक्शन अच्छा हुआ, ना उसकी वीट का प्रोडक्शन अच्छा हुआ। तीसरे वाले ने यहाँ पर बाजरा उगा ली, लो बेटा और बेटा गर्व हो गया। तो मतलब छोटी छोटी लैंड होल्डिंग में क्या होता है, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। जो प्रोडक्टिविटी है ना लैंड की, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वो सारी की सारी बेकार हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम तो 6 भाई हो यार, तुम आपस में ऐसे लड़ झगड़ रहे हो जैसे इंडिया और ब्रिटिशर लड़ झगड़ रहे थे, नहीं तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे बीच के इन बंधनों को जो है तोड़ दिया जाए और तुम सब मिलकर ज्वाइंट प्लान बनाओ कि तुम इस पूरे खेत पर कौन सी फार्मिंग करोगे, और जितना भी प्रोड्यूस निकलेगा उसका 1/6 हिस्सा हर व्यक्ति ले लेगा, मतलब 6 हिस्सों में बढ़ जाएगी। और तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी पड़ोस की जो लैंड है ना, जो दूसरे व्यक्ति की, तुम उस लैंड को भी कैप्चर कर लो और एक बहुत बड़ा एरिया पर तुम प्रोडक्शन स्टार्ट करो। जानते हो क्या होता है, आप अपने गांव में भी पूछना ये चीज़, अगर आपका होगा गांव तो आप उसमें पूछना जो भी किसान लोग होंगे कि जितनी बड़ी लैंड होती है ना उस पर जितने फार्मिंग आप करोगे उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस निकलेगा, बट उस लैंड के छोटे छोटे हिस्से कर दोगे फार्मिंग में उतना ही प्रोड्यूस कम निकलेगा। ये बात ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया तुम ना कंसोलिडेट मतलब तो जोड़ लेना, तुम अपनी जमीन, तुम्हारे बगल में पड़ोस वाले को उसको भी कन्विंस करो, उसको भी अपने साथ मर्ज करो, इधर वाली जो जमीन है उसको भी मर्ज करो और एक बड़े से लैंड पर क्या करो, प्रोड्यूस उगाना शुरू करो। बात समझ, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन
कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा। तो वही लिखा अलॉट लैंड टू फार्मर एट वन प्लेस। अब एक फार्मर को बोला कि भाई देखो एक तुम्हारी लैंड यहाँ पर है, एक तुम्हारी लैंड यहाँ पर है, तो इतनी दूर दूर लैंड है ना, तुम इस पे ढंग से प्रोडक्शन कर पा रहे हो ना इस पे कर पा रहे हो। एक काम करो, ये दोनों लैंड तुम बेच दो और हम तुम्हें इस जगह पर इतनी बड़ी लैंड दे देंगे जो दोनों का मिक्सचर होगा, तो अब तुम इसमें फार्मिंग करो। एक केस ये भी बनता है, मान लो फार्मर की एक लैंड यहाँ पर भी है, इतनी दूर दूर है, अब तीनों में अलग अलग करा है, जिससे अगल बगल वाले किसानों को दिक्कत हो रही है, तो गवर्नमेंट का तुम तीनों बेच दो और बेचकर यहाँ पर हम तुम्हें एक जगह दे देंगे जो इन तीनों का मिक्सर होगा और आराम से फार्मिंग कर लेना। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। पढ़ो जरा, अलॉट लैंड टू द फार्मर, हम मतलब गवर्नमेंट फार्मर्स को लैंड अलॉट करेगी एट वन प्लेस, एक जगह पर, एज अ रिप्लेसमेंट फॉर हिज स्कैटर्ड होल्डिंग हियर एंड देयर। मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बांट रही है जमीन, नहीं, गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारी जो स्कैटर्ड लैंड है जो इधर उधर पड़ी हुई है, हियर एंड देयर मतलब इधर उधर पड़ी हुई है, वो सब पहले हमें दे दो, फिर हम उसके प्रोपोर्शनेटली तुम्हें एक जगह पर एक पूरी लैंड दे देंगे। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। बोलो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है? ये सर हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है। चलिए ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे अपने पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहे हैं? कोऑपरेटिव एंड जॉइंट फार्मिंग। कोऑपरेटिव एंड जॉइंट फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि देखो गवर्नमेंट ने कहा, एक बात बताओ, एक फार्मर वीट उगाता है, उसमें रॉ मटेरियल लेकर आता है। आप जानते हो वीट या कोई भी फार्मिंग के लिए जो हम क्रॉप उगाते हैं उसके लिए पहले हमें खुद भी कुछ लगाना पड़ता है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कीट पतंगे ना लग जाएं, और उसमें जो खाद होती है वो खरीदनी पड़ती है, बीज खरीदने पड़ते हैं, फिर ट्रैक्टर भी किराए पर लेना पड़ता है अगर खुद के पास नहीं है, खुद के पास बैल है तो उससे काम करवाना पड़ता है, बैलों को खिलाना पड़ता है। मतलब एक क्रॉप को उगाने के लिए ना कई सारे इनपुट्स जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। जब एक किसान भाई रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जाता है तो उसे महंगे रेट पर पड़ता है, क्योंकि किसान की लैंड है, मान लो वो 1 एकड़ है, 1 एकड़ पे फार्मिंग करने के लिए जो वो इनपुट्स लेने जाएगा वो उसे महंगे पड़ेंगे। क्या हो अगर उसके आसपास के सभी किसान मिल जाएं, जैसे मैं एक किसान हूं, मान लो मेरे 1 एकड़ की जमीन है जिस पर मैं गेहूं उगाता हूं, वीट के लिए पहले मुझे सीड्स लाने पड़ेंगे ना। मेरे बगल वाले भी पड़ोसी है फार्मर, वो भी वीट उगाता है, इधर वाला पड़ोसी भी वीट उगाता है, आगे वाला भी पड़ोसी वीट उगाता है, पीछे वाला पड़ोसी भी वीट उगाता है। मैंने सभी किसानों को इकट्ठा किया, हम 5 लोग हो गए। हमने कहा देखो भाई हम सबके पास 1-1 एकड़ की लैंड है और हम सब वीट ही उगाते हैं, तो एक काम करो ना, जब हम इनपुट खरीदने के लिए जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। ये बात आप समझे हो? याद है जब छोले कुलचे आप एक खरीदते हो तो 3 रुपए के पड़ते हैं और इकट्ठे खरीदते हो तो आपको सस्ते पड़ते हैं, या कोई भी चीज लोगे इकट्ठी तो सस्ती पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने यही बोला कि तुम सारे फार्मर्स ना एक साथ मिल जाओ, जो भी एक जैसी उगाते हो, और एक साथ जाके इनपुट खरीद लाओ, तो तुम्हें पर यूनिट कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। और बाद में जो भी कॉस्टिंग है, 5 फार्मर है तो 5 में डिवाइड कर लेना, 6 फार्मर है 6 में डिवाइड कर लेना, तो तुम्हें जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता पड़ेगा। जब तुम्हारा रॉ मटेरियल सस्ता तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्योंकि जब आप इनपुट एक साथ खरीदने जाओगे, ये तो आपके स्कूल की बात होगी ना कि आप रजिस्टर खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आप एक काम करो ना, अपने 2-4 फ्रेंड को और पकड़ लो और इकट्ठे रजिस्टर खरीदने के लिए आओ, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा ज्यादा खरीदोगे तो इससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। फिर गवर्नमेंट का खाली खरीदते टाइम नहीं, अब जब तुम गेहूं बेचने भी जाओगे ना तो भी एक साथ बेचना, मतलब एक मोनोपोली मार्केट बना लेना जहां एक सिंगल सेलर हो और लार्ज नंबर ऑफ बायर हो। जैसे मान लो हरियाणा के सभी किसानों ने ये सोच लिया कि इस बार जो गेहूं बेचेंगे हम सब एक एक करके नहीं बेचेंगे, सब इकट्ठे एक साथ बेचेंगे। मतलब मान लो हरियाणा में जो किसान है, मान लो 500 किसान है जो गेहूं उगाते हैं, हमने 500 किसानों को बात की कि भैया 500 किसान तुम लोग एक साथ रॉ मटेरियल खरीदना, तुम्हें सस्ता पड़ेगा, और जब तुम बेचने भी जाओगे ना तो एक साथ बेचे, मतलब तुम अपने गेहूं तौल लो, मान लो किसी एक किसान के 500 किलो गेहूं, किसी के 600 किलो गेहूं, सब एक साथ एक जगह पहाड़ बना दो गेहूं का, और अब कोई भी बायर लेने के लिए आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये गेहूं इतने रुपए का है, जैसे मार्केट में कीमत मान लो 7 रुपए किलो चल रही है, हम उसे 10 रुपए किलो का बेचेंगे। पता है क्यों बेचेंगे? क्योंकि उसको इसके अलावा गेहूं कहीं मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम सभी फार्मर मिलकर बेच रहे हैं, तो उसके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल ही नहीं होगा। भाई एक इंसान, एक ग्राहक तब चौड़ में आता है ना जब वो कहता है तुम इतने, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं अगले वाले से ले लूंगा। अब जो अगले वाला किसान है वो भी हमारे साथ मिल चुका है, समझो एक जगह मिलकर बेच रहे हैं, तो हमने मोनोपोली पावर क्रिएट कर ली। तो ऐसे में किसानों के लिए जो बार्गेनिंग है वो खत्म हो जाएगी। अब कभी भी किसान बार्गेनिंग नहीं करेगा, वो 7 वाली चीज 10 में बेचेगा, मतलब एक नॉमिनल से, ऐसा नहीं कि वो करोड़ों कमाना चाहता है, वो बस इतना कमाना चाहता है कि उसके घर चलता रहे। आप मेरी बात को समझना। तो यही चीज गवर्नमेंट ने बोली कि जब तुम इनपुट खरीदोगे तो एक साथ खरीदना, और जब तुम बेचने जाओगे तो एक साथ बेचना, तुम्हें इसका बहुत पावर मिलेगी। तो वही बात है ना, एक पेन है मैं इसको लेकर ऐसे करूंगा टूट जाएगा, लेकिन ये 2-3 पेन में ज्वाइंट कर दूंगा वो टूटेगा नहीं।
समझो, दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव एंड ज्वाइंट फार्मिंग। पढ़ो इसे। इट मीन्स ग्रुप फार्मिंग, इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप में फार्मिंग करो विच हेल्प इन रिड्यूसिंग पर यूनिट कॉस्ट, और इससे जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है वो कमाएगी ऑफ रॉ मटेरियल एंड गिव नॉन बार्गेनिंग मार्केट। और कल को जब तुम इसे बेचोगे तो तुम्हारे साथ कोई बार्गेनिंग नहीं करे, बिकॉज यू आर द सिंगल सेलर इन द मार्केट। तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा या तुम्हारा कोई सब्सिट्यूट नहीं होगा, क्योंकि तुमने सभी भाइयों को एक साथ जोड़ लिया, सभी किसान भाइयों को एक साथ जोड़ लिया। बताओ समझ आया? इस तरीके से हमने जब किसानी करनी शुरू की, विश्वास मानो जो हमारा पहले लेवल था और जो इन पॉइंट्स को करने के बाद है, उस लेवल में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया। ठीक है, साइड हो रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की ओर। ये लो। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास सेकंड रिफॉर्म की, जिसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको हरित क्रांति। इसका मतलब है कि हमने अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ऐसी रणनीतियां बनाई जिनके चलते हर जगह लैंड बिल्कुल हरी हरी नजर आने लगी, मतलब कि ग्रीनरी छा गई। जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा पहले कभी डाउनफॉल में हो गया था, वो किसी एक रीजन के चलते वो क्या हो गया, ग्रो अप होना शुरू हो गया। और उस पूरी क्रांति को हमने नाम दिया अपने पास ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या नाम दिया? ग्रीन रेवोल्यूशन। दोस्तों अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका दूसरा नाम होता है टेक्निकल रिफॉर्म। याद कर लेना, टेक्निकल रिफॉर्म इसका दूसरा नाम होता है, और बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन इसका तो मेन नाम होता ही होता है। ठीक है, सुनो, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता कि कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ इस तरीके के सीड्स ग्रो अप किए, जिनको अगर आप अपने फार्मिंग में यूज करोगे तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा, और उससे जो चीज निकल के आएगी ना, जो आउटपुट निकल के आएगा, वो ए ग्रेड वाले क्रॉप निकल कर आएंगे। मतलब कहने का कि अगर मुझे गेहूं की फसल करनी है, और गेहूं की फसल के लिए पहले मुझे उसमें बीज डालना पड़ता है अपने खेतों में, अगर वही बीज बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाए गए तो, और उस बीज को अगर मैं अपने खेत पर लगा दूं, तो इसका मतलब जब उससे क्रॉप बन के निकलेगी वो जल्दी निकलेगी, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के क्रॉप निकलेंगे जो मार्केट में हाई प्राइस पर सेल किए जा सकते हैं। ऐसे सीड्स जिनसे हमारी प्रोडक्टिविटी हो जाती है इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड HYV सीड्स, बोले तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। दोस्तों ये जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले वर्ल्ड में, मैं वर्ल्ड की बात करूं इंडिया की नहीं, वर्ल्ड में ये सबसे पहले मैक्सिको के अंदर आया। कहां पर आया? मैक्सिको में। जब हमने देखा मैक्सिको के अंदर इस टाइप के सीड्स का यूज करके वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ा रहे, तो हमारे इंडिया के कई प्रोफेसर्स जो एग्रीकल्चर फार्मिंग सेक्टर्स में लगे हुए थे, कई सारे जो प्रोफेसर जो रिसर्च वगैरह करते हैं, PhD प्रोग्राम करते हैं, उन्हीं में से एक जिनका नाम था डॉक्टर स्वामी रामनाथम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिसर्च की और खुद इंडिया के अंदर HYV सीड्स का इन्वेंशन कर दिया। यानी वो इन्वेंशन सिर्फ हमारे नाम था, हमने दूसरे के कॉन्सेप्ट को बेस मान के खुद अपनी एक नई इन्वेंशन की, और उस इन्वेंशन को जब हमने प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर सेक्टर में अप्लाई किया तो पाया कि भाई साहब एग्रीकल्चर सेक्टर तो कहां से कहां पहुंच गया। अभी हम पूरी क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है और इससे क्या हमें फायदे हुए, क्या नुकसान पहुंचे, ये सारी चीज। क्योंकि देखो कोई भी चीज सीधा सीधा फायदा नहीं देती, कहीं ना कहीं इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आप टेंशन मत लेना, सारी चीज मैं आपको कराऊंगा, और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। 10 जनवरी को आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाला हूं, इसलिए 10 जनवरी के लिए अलर्ट रहना। चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब जब मैं वो वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिलेगा। 10 जनवरी को यानी नए साल पर आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन तो वही लिखा हुआ है, इट रेफर टू सडन एंड स्पेक्युलर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू HYV सीड्स। अचानक से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाना is called green revolution due to use of HYV seeds। H का मतलब हाई, Y का मतलब yield, V का मतलब वैरायटी, हाई yield वैरायटी सीड्स। ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ है, मैक्सिको हैज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। दोस्तों एक बात बोलूं, अगर आपके एग्जाम में ग्रीन रेवोल्यूशन का शॉर्ट नोट आता है या वो आपसे टेक्निकल रिफॉर्म के बारे में पूछता है, तो आप ये सारी चीजें लिख कर आओगे वो तो ठीक है, बट ये वाला पॉइंट भी लिख कर आ जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट बाकी से अलग तब नजर आता है जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लिखता है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है क्या नहीं होता सब लिख कर आ जाते हैं, बट ग्रीन रेवोल्यूशन की हिस्ट्री कहां से बनी, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, ये लिखने वाले बहुत कम स्टूडेंट होता है। और मैं चाहता हूं मेरी क्लास का हर बच्चा उन कम स्टूडेंट के अंदर शामिल हो जाए। समझो, ये आपके प्रेजेंटेशन में 4 चांद लगा देगा, बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, तो क्या लिखा है, मैक्सिको को हम बर्थ प्लेस बोलते हैं किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्योंकि वहां से कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था। इन इंडिया डॉक्टर MS स्वामीनाथन
स्टार्ट दिस कंसेप्ट इन इंडिया। ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत बड़े प्रोफेसर थे, इन्होंने बहुत टाइम तक रिसर्च की, तब जाके इन्होंने HYV सीड्स इंडिया के लिए बना पाया। ठीक है, अब HYV सीड्स के फायदे क्या है वो सुनो। सबसे पहले हम जो भी फार्मिंग करेंगे वो यूज ऑफ HYV सीड्स करेंगे। दूसरा, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जब हम HYV सीड्स का यूज करते हैं ना, तो क्या होता है कि इससे जो कीट पतंगे होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उसे खाने के लिए, उस बीज को खाने के लिए। अब वो बीज ना खाएं, इसलिए हमें उसमें फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का भी यूज करना पड़ता है। आप ये सोचो कि मैं सिर्फ बीज डाल दूं और फार्मिंग हो जाए, नहीं। उसके अलावा उसको प्रिक्योर करने के लिए हमें कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो वही लिखा है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नंबर 3, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। वो देखते हो ना आप खेतों में, वो एक बंदा पीछे एक बैग ब्लू कलर का होता है और ऐसे पाइप लेकर वो स्प्रे कर रहा होता है पूरे में। वो क्या होता है, वो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं कि अगर कोई कीट पतंगे अगर फसल को खाना चाहते हैं या उस बीज को खाना चाहते हैं तो वो ऑन द स्पॉट मर जाएंगे। तो इन बीजों में इतना होता है ना कि कहते हैं ना कि एक डॉगी के सामने चिकन का पीस रख दो, भागा भागा चलाएगा। ठीक है, उसी तरह HYV सीड्स के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट चले आते हैं कि भैया हमें यही खाना है, उन्हें भी तो पता है ना ये HYV सीड्स हैं, इसलिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है। नंबर 4, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि वो रबी और खरीफ की फसल आपने सुनी ही होगी कि रबी की जब फसल उगाते हैं तो हमें ऑफ सीजन में खाली बैठना पड़ता है। यहाँ बोला गया आप खाली ऑफ सीजन में खाली नहीं बैठोगे, आप क्रॉप रोटेशन करोगे कि अगर साल के 6 महीने आप गेहूं उगा रहे हो तो अगले 6 महीने जब गेहूं नहीं उग सकते, वो खेती नहीं हो रही उस टाइम पर, तो आप चावल उगाओ। मतलब क्रॉप को इस तरह के साइंटिफिकली रोटेट करो कि आप 1 मिनट भी खाली ना बैठो, आपकी खेती कुछ ना कुछ तो होती रहे, फील्ड खाली ना पड़े रहे। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर आप आलू की खेती करो तो ऑफ सीजन में आप प्याज की खेती करो, नहीं। आलू के साथ ऐसी कौन सी चीज है जो अच्छी उगाई जा सकती है उस फील्ड के अंदर जहां पहले कभी आलू उगाया गया, ये देखना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड साइंटिफिक रोटेशन। क्लियर है? मॉडर्नाइजेशन मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। अब एक बात तो, एक बंदा जो HYV सीड्स खरीद रहा है उसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट भी होने चाहिए, ट्रैक्टर वगैरह होने चाहिए। अगर बैल से करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होंगे। फिर फायदा क्या HYV सीड्स का, तो कहीं ना कहीं HYV सीड्स से हमें ये चीज़ें भी करनी पड़ेगी। पहला, HYV सीड से प्रोडक्शन करोगे तो केमिकल फर्टिलाइजर लगाने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड लगाने पड़ेंगे, इस साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन आपको करना पड़ेगा और मॉडर्न चीज़ों को कल्टिवेशन में यूज़ करना पड़ेगा सिंचाई के लिए। ठीक है, ये कुछ फायदे थे। जब इन फायदों को अपनाया तो बहुत मजा आया। क्या हुआ कि जब ये हमारा इंट्रोड्यूस होता है सन 1960 में, सन 1960 में HYV सीड्स का इन्वेंशन इंडिया में किया गया। अब कोई नई चीज़ आती है ना तो हम बड़े इंडियंस बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर पॉजिटिव होते, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ये नुकसान दे दे। पहले देखेंगे 10 साल तक कि सामने वाला कर रहा है, उससे फायदा हो रहा है, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। देखो हम लोग ऐसे ही करते हैं ना कि कोई नई चीज़ आती है हम तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते, पहले देखते हैं, पहले सब लोग खरीद ले। कोई नया मोबाइल फ़ोन आता है, क्या उसका मॉडल तुरंत खरीद ले? तो नहीं, पहले उसके रिव्यूज़ देखते हो। जब सब लोग देखते हो, मेट्रो वेट्रो सब में आपको नज़र वही फ़ोन आता है, फिर कहते हो अच्छा हाँ इस फ़ोन में दम है क्योंकि सब लोगों के पास ही मिलता है, अब हम लेंगे। हम इंडियंस की सोच कुछ इस तरीके की, और यही कुछ हुआ सन 1960 में। इसीलिए HYV सीड्स के जो फेज़ हैं वो 2 फेज़ हैं, एक 1960 से 1966 और 1966 के बाद का फेज। तो वो लिखा है फेज 1 1960 से 1970, सॉरी 66 नहीं 70, 1960 से 1970 में HYV सीड्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू मोर एफिलिएंट स्टेट। बहुत सी स्टेट ऐसी थी जहां पर HYV सीड्स का यूज करने के लिए साफ साफ मना कर दिया गया, बिकॉज वो बहुत डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो ऑलरेडी हमारी फार्मिंग डाउनफॉल में चल रही है, HYV सीड्स को यूज करा, पता चला वो भी डाउनफॉल में चलेगी। बिकॉज हम थोड़े ट्रेडिशनल तरीके अपनाते थे उन दिनों पर, तो हमें ये मॉडर्न तरीका ना जचा नहीं। तो कई सारी स्टेट्स ने तो बिल्कुल मना कर दिया, जैसे खासतौर पर आपके पंजाब हो गए, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन स्टेट ने टोटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमारे यहाँ पर HYV सीड से प्रोडक्शन नहीं होगा, हम जो अपना ट्रेडिशनल आउटलुक है वही अपनाएंगे। बट 1970 से 1980 में एक दूसरा फेज आया जहां पर HYV सीड्स स्प्रेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट एंड बेनिफिट टू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। कुछ स्टेट ने इसको मना ना करके अपने यहाँ पर एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया और पाया कि भाई इससे तो फसल बहुत दिन दुगनी और रात चौगनी वाली केस हो गई कि एग्रीकल्चर फार्मिंग सेक्टर हमारा इतना ज़्यादा बढ़ गया। ये था हमारा सेकेंड फेज। जैसे आजकल क्या है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई, बट कोरोना की वैक्सीन में भी सर्वे किया गया था, 69% इंडियंस ने कह दिया कि हमें ये कोरोना की वैक्सीन के टीके नहीं लगवाने। 69% किया, अभी सर्वे किया गया 100 में से 69, मैं 70% मान लेता हूँ, 70% लोगों ने मना कर दिया। 30% लोग कह रहे चलो ठीक है लगा लो, देखते हैं क्या होगा। सोचो वैक्सीन बना ली तो अब उसमें भी डर लग रहा है, क्योंकि हम वही ट्रेडिशनल तरीका देखते हैं कि यार जिससे देसी तरीका कुछ, ये ऐसा नहीं कि पता लगे इससे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े। तो वही चीज उन दिनों पर हुआ HYV सीड्स के साथ कि पहले 1960 से 1970 के फेज में कुछ स्टेट हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ने साफ मना कर दिया, और कुछ स्टेट ऐसी थी 1970 के बाद जिन्होंने एक्सेप्ट किया और पाया कि भैया एग्रीकल्चर तो दिन दुगनी रात चौगनी हो गई है। तो ये 2 फेज होते हैं हमारे इस HYV सीड्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा
HYV सीड्स का यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके क्या क्या अचीवमेंट्स है, और फिर हम बात करेंगे उसके क्या क्या फेलियर्स है, क्योंकि मैंने बोला था हर चीज़ के गुड और बैड इंपैक्ट होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके सिर्फ और सिर्फ गुड इंपैक्ट हो, नहीं, कहीं ना कहीं बैड इंपैक्ट हो, बस फर्क इतना होता है गुड 10 होंगे तो बैड भी होंगे, बट 1-2 हो सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी ना होंगे, तो जरूर। सबसे पहला पॉइंट अचीवमेंट में है प्रोडक्शन इंक्रीजेस। ये बात सच है कि जब हमने HYV सीड्स का यूज़ किया तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो फार्मिंग है वो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा अब होने लगी। और मैंने एक डेटा भी दिया, डेटा आपको याद करना है, मैं जितना डेटा आपको याद कराऊंगा ना उतना ही डेटा आपको याद करना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर हम डेटा कौन सा कितना याद करें, क्या हमें ईयर के साथ परसेंटेज भी याद करेंगे? द आंसर इज नो। मैं जितना करा रहा हूँ सिर्फ उतना कर लो, और इसके बाद जब मैं सैंपल पेपर सीरीज लेकर आऊंगा ना जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो सीरीज जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि उसको नहीं देखी तो ये 30 दिन का जो हमने प्लाइज लिया ना ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ये 30 दिन तो सिर्फ एक तरह से आप सारी चीजों को समझ रहे हो, बट फिर उन सीरीज के अंदर जो मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगा उस सीरीज के अंदर हम सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे एंटायर इंडियन इकोनॉमी की, एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और उसके बाद अगर 90 से कम आ जाए तो मेरा नाम बदलना, चैनल तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना। मैं खुद ये चीज बोल रहा हूँ, ठोक के बोलता हूँ ये चीज में। और मैंने इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि बड़ा मजा आएगा उस सीरीज में करने में। वो सीरीज कर ली, और अगर ये भी नहीं भी गई तो भी चलेगा, बट वो वाली करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाली इनको करने से फायदा नहीं होगा। आप पूरी बुक पढ़ के चले हो कि एग्जाम में 90+ आएंगे, नहीं, उसके लिए कई सारे स्मार्ट वर्क चाहिए। प्रेजेंटेशन कैसे लिखी जाती है, कितने आंसर के लिए कितना कंटेंट होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर हम ज्यादा ध्यान दें, न्यूमेरिकल्स की प्रेजेंटेशन कैसी, तो ये सारी की सारी चीजें हम उसमें बताएंगे। और यही कुछ ऐसे ही सरप्राइज मैं आपके लिए 10 जनवरी को लेकर आ रहा हूं। आ जाते हैं अचीवमेंट पे। अचीवमेंट में प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हुआ है, साफ साफ लिखा है 22 मिलियन टन, जो कि सन 1960 से 61 में था। देखो 1960 में HYV सीड्स का यूज होना शुरू हुआ। 1960 में जब हमने यूज नहीं किया HYV सीड्स का तो हम 22 मिलियन टन का प्रोडक्शन करते थे, लेकिन जैसे ही हमने उसका यूज करना शुरू किया तो 1990 से 91 तक, 1990 से 1991 तक हमारा 176 मिलियन हो गया। देखो कहाँ 22 कहाँ 176 मिलियन, कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया, देख सकते हो, just because of HYV seeds, high variety seeds. नंबर 2, राइज इन नेशनल इनकम। ये तो बात ऑब्वियस ही है, जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा एंड मोर देन 2/3 पॉपुलेशन आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दैट्स वाई एग्रीकल्चर बढ़ा, नेशनल इनकम बढ़ी। नेशनल इनकम बढ़ी मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हुआ। फिर है इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। ये क्या मतलब हुआ? देखो पहले फार्मर क्या करता था, फार्मिंग उतनी करता था जितनी उसके घर में जरूरत होती थी, बट अब क्या है, उसके वो घर की जरूरत का भी अनाज अगर निकाल लेगा ना उसके बाद भी उसके पास इतना एक्स्ट्रा अनाज रहता था कि वो मार्केट में जाकर बेच आता था। इतना सरप्लस हो गया था, जिसे बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। पॉइंट नंबर 4, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। जो पहले स्टॉक हमारा कम होता था अब इतना ज्यादा स्टॉक हो गया कि मार्केट में बेच रहे हैं, धड़ल्ले से बिक रहा है माल। बात समझ रहे हो? तो ये सारे हमारे पॉजिटिव इंपैक्ट थे HYV सीड्स के, ठीक है, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। अब उसके क्या फेलियर्स थे? फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नंबर 1, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज या इनिशियल फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी वाज लुक्ड अप बीइंग रिस्की ऑफ फार्मर्स। देखो फार्मर्स हम लोगों की तरह तो थे इंडियंस, उन्हें भी बड़ा डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सीड को यूज करके हम वो सारी चीजें ना कर पाए जो हम चाहते हैं। लेट सपोज फार्मर को डर लग रहा है कि भाई इसके लिए हमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इतना सब कुछ खरीदना पड़ेगा, ये तो हमारे खर्चीला काम रहा है। और HYV सीड्स कोई सस्ते नहीं मिलते, नॉर्मल सीड से डबल ट्रिपल प्राइस पर भी मिलते हैं। तो किसान बेचारा बड़ा डर गया, एक तो डबल ट्रिपल प्राइस पे सीड है, फिर ऊपर से इतनी चीजें भी करो, इतना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो बड़े वो डरते थे, करना चाहते भी थे, एक टाइम के लिए वो रिस्क उठा ले, लेकिन उनकी फैमिली के जब वो देखते थे कहते थे अगर अनाज नहीं हुआ तो फैमिली कैसे चलाऊंगा। तो बड़े ही डरे हुए थे, बड़े ही सहमे हुए थे कई सारे फार्मर्स इनिशियल स्टेज पे, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था। नंबर 2, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। देखो मैंने अभी आपको बोला था कि जो सीड्स होते हैं जब इतना ज्यादा वो प्रोडक्शन करके देंगे तो कहीं ना कहीं वो इंसेक्ट्स को भी अपनी ओर इंटरेक्ट करेंगे कि वो उनकी तरफ आकर्षित हो, और ऐसे में पेस्ट अटैक होने का बहुत डर होता था। अगर आपने इंसेक्टिसाइड्स डाल दी और वो एक लिमिट से ज्यादा होगी तो बीज खराब हो जाएगा, और अगर आपने इंसेक्टिसाइड थोड़ी कम डाली तो कीटनाशक जो कीड़े मकोड़े वो खा जाएंगे। कहने का मतलब बहुत साइंटिफिक तरीका चाहिए होता है, और किसान को इतना साइंटिफिक फंडा नहीं पता होता, वो ट्रेडिशनल आउटलुक्स को अपनाता है। बट यहाँ HYV सीड्स का ट्रेडिशनल आउटलुक नहीं लग सकते, यहाँ पूरा प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना है। इतनी चीज डालोगे तो ही काम चलेगा, नथिंग मोर नथिंग लेस। कम ज्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। नंबर 3, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। क्या मतलब है? जिन लोगों ने, जो बड़े बड़े किसान थे, ठीक है, जिनके पास पैसा था, उन्होंने HYV सीड्स का यूज किया,
क्योंकि उन्हें रिस्क लेना आता था, क्योंकि उनके पास बैकअप था अच्छे खासे पैसों का, तो उन्होंने किया, तो उनका एचवाईवी सीड से प्रोडक्शन अच्छा खासा हो गया, तो उनके जो इनकम का लेवल है वो बढ़ गया। लेकिन जो गरीब किसान है वो अभी भी एचवाईवी सीड्स का यूज नहीं कर रहा। तो एक किसान के ही स्टेटस में एक किसान बड़ा अमीर है और एक किसान बड़ा गरीब है, तो एचवाईवी सीड्स ने इनकम इनइक्वालिटी जो है वो ज्यादा कर दी, अमीर और गरीब जो है वो ज्यादा ही दूरी गैप बना दी इस एचवाईवी सीड्स ने। लिमिटेड क्रॉप इन लिमिटेड एरियाज, ये बात सच है कि एचवाईवी सीड्स हर क्रॉप के लिए नहीं है। आप ये चाहो कि हम पपीता की खेती कर रहे हैं, पपाया जिसे बोलते हैं, या बनाना की खेती कर रहे हैं, मैंगो की कर रहे हैं, पाइनएप्पल की कर रहे हैं, इनमें यूज कर ले, द आंसर इज नो। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लिमिटेड एरियाज में यूज होती थी एचवाईवी सीड। जैसे वीट का प्रोडक्शन हो गया, राइस का हो गया, जूट का हो गया, पल्सेस का हो गया, दाल वगैरह जो होती है, इन जगहों पर एचवाईवी सीड्स का यूज होता है, बाकी किसी भी जगह एचवाईवी सीड्स का यूज नहीं किया जाता। यानी जब लिमिटेड एरिया, मान लो कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं, जैसे आसाम की बात करें, वहां पर चाय का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, टी लीव्स जिसे बोलते हैं, टी लीव्स के लिए कोई एचवाईवी सीड्स नहीं है। तो आसाम वाले जो हैं वो अभी भी उसी लेवल पे है। लेकिन बात करें पंजाब की, बात करें हरियाणा की, जहां पर गेहूं और चावल की खेती ज्यादा की जाती है, वहां पर हरित क्रांति दबा के आई। कहने का मतलब एक जगह तो क्रांति बहुत ज्यादा है और एक जगह बिल्कुल कम है, या है ही नहीं, समझो वो नॉर्मल ट्रेडिशनल आउटलुक से ही काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, पहले तो ये इनकम इनइक्वालिटी कर रहा है, और दूसरी बात ये लिमिटेड एरिया के लिए और लिमिटेड क्रॉप पर एप्लीकेबल होता है, सभी क्रॉप के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इकोनॉमिक डिवाइडेड, जिससे इकोनॉमी बड़ी डिवाइड होगी। फार्मर्स के अंदर भी ग्रेड्स होने लगे, लोअर ग्रेड वाला फार्मर, मिडिल लेवल वाला या हाई लेवल वाला, इनकम के हिसाब से, जो कि बहुत गलत चीज है। सॉइल डिग्रेडेशन, और ये कहना बिल्कुल सच होगा कि जब हम एचवाईवी सीड्स को यूज करेंगे तो ये सारी चीजें हमें केमिकल वगैरह डालने पड़ेंगे। इससे कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, एक टाइम के बाद जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उसका उर्वरता शक्ति है, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, घटने लगेगा। कहते हैं ना, हर चीज के, कोई चीज आपको इतनी जल्दी से आउटपुट दे रही है तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं आगे चल के नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। अभी मैं क्या करूं, प्रोटीन शेक वगैरह खूब सारे लूं, दबा के डब्बे खाऊं, तो बॉडी मेरी बन जाएगी, अच्छी अच्छी फुली फुली लगेगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही चीज मेरे लिए नेगेटिव, मेरी स्टेमिना पे फर्क डालेगी, मैं बहुत ज्यादा वीक फील करूंगा एक टाइम के बाद। ठीक उसी तरीके से एचवाईवी सीड्स का भी था कि पहले तो प्रोडक्शन दबा के देगा, लेकिन बाद में वो आपकी सॉइल की, आपकी जो खेत की जो फर्टिलिटी है, जो यूटिलिटी है, उसको डिक्रीज कर देगा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। बिकॉज किसान उसी खेत पर डिपेंड थे, और आप खेत बर्बाद कर दोगे तो फायदा क्या है ऐसे, फिर तो हम ट्रेडिशनल आउटलुक ही अपनाएंगे, नया आउटलुक अपनाएंगे, नहीं, सीधी बात है। तो ये कुछ फेलियर्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। मैं ये नहीं कहूंगा टोटली फेलियर्स थे, कहूंगा कि हाँ 60% हमने अचीवमेंट की, बट 40% फेलियर भी था। रीजन कि किसानों के पास उतना पैसा नहीं था, उतनी बड़ी सोच नहीं थी, उतना वो सोचते नहीं थे, ये सारी चीजें। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रीन रेवोल्यूशन। साइड हो, नोट करो, फिर हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास जर्नल रिफॉर्म की। दोस्तों अभी तक हम 2 रिफॉर्म पढ़ चुके हैं अपने पास, कौन कौन से बताओ। सबसे पहले हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है, फिर हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको टेक्निकल रिफॉर्म, और अब जो पढ़ रहे हैं दैट इज जर्नल रिफॉर्म। यानी हमने अपनी एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए टोटल 3 रिफॉर्म किए, और ये जो अब हम पढ़ रहे हैं दैट इज आवर 3rd रिफॉर्म, ठीक है। इसके बाद और भी कई रिफॉर्म्स आए, बट 1990 तक यही 3 आए थे, और जो रिफॉर्म थे वो 1991 के बाद में आए थे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये थी एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने के लिए, वो था कल्टीवेशन, यानी सिंचाई। आप लोग जो चीज मैं इंग्लिश में बोलकर हिंदी में बोलूंगा ना, वो कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में जल्दी से क्लियर हो जाते हैं, इसलिए चीजों को तुरंत के तुरंत लिख लिया करो ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, जो किसान लोग होते हैं उनके पास, हर किसी के पास ट्यूबवेल नहीं होता। देखो आजकल क्या है, किसान ट्यूबवेल लगाता है, आपने देखा वो 4 इंच की पाइप होती है, मोटी सी धार उसमें से निकलती है पानी की, फिर वो पूरे खेतों में जाती है, देखा है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ट्यूबवेल लगाना बहुत ही कॉस्टली होता था, उतना डीजल भी नहीं होता था, वो मोटर इंजन इतनी आसानी से नहीं शहर से लाना पड़ता था, यानी बहुत ही मोटा काम होता था जो हर किसान नहीं करना पसंद करता था। तब हम पूरी तरह से बारिश पे डिपेंड होते थे, यानी अगर अच्छी बारिश हो गई, यानी जितनी हमें ज़रूरत है अगर उतनी बारिश हो गई तो हमारी एग्रीकल्चर फार्मिंग बहुत अच्छी होगी। बट अगर बारिश उससे कम या उससे ज़्यादा हो गई तो बेकार है, कम हुई तो सूखा सा पड़ जाएगा, ज़्यादा हुई तो बाढ़ सी आ जाएगी। कहने का मतलब फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वो था एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में भी क्या है, कल्टीवेशन, कि मतलब किस तरह से उसमें इरिगेशन की जाए, सिंचाई की जाए। तो क्या था, फार्मर 2 चीज़ों पर डिपेंड थे। सबसे पहले बारिश पे डिपेंड थे, और बारिश हमेशा अनसर्टेन होती है, कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी कम कभी ज़्यादा, ये। दूसरा वो डिपेंड होते थे नहरों पर। नहर से एक छोटी सी वो पाइपलाइन नहीं बोलेंगे, गड्ढा करके एक नदी टाइप की होती है ना, जिससे बम्बा भी बोलते हैं, मतलब मुझे ऐसा पता है कि हाँ उसे बम्बा कुछ बोलते हैं, वो आती है जिसमें बच्चे नहाते हैं और अपने गाय भैंसों को भी नहलाते हैं, उसी का आपने देखा होगा। फिर वहां से खेतों के पास
पास से वो निकलती है, फिर जितने लोगों के खेत होते हैं वो थोड़ी थोड़ी मेड़ सी बना के, छोटी छोटी नाली टाइप की बना के उससे पानी लेकर अपने खेतों तक लेकर आते थे। बट अगर मान लो नहर में उतना पानी नहीं आया तो सिंचाई कहाँ से होगी? तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो, सबसे पहली चीज अपने यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी इंप्रूव करो। यानी कि ये मत करो कि हर बंदा अपने अपने यहाँ पर एक ट्यूबवेल लगाए, ऐसे तो उसका खेत का जो एरिया है वो थोड़ा कम पड़ जाएगा। क्या करो, 4-5 खेत मिलकर एक ट्यूबवेल लगा लो, तो कॉस्टिंग भी डिवाइड हो जाएगी, कॉस्टिंग भी कम आएगी, और आपको जब पानी चाहिए ऑन द स्पॉट अपने ऑन करो और अपने यहाँ पर पानी करवा लो। तो ये काम हुआ जिससे इरिगेशन आसान हो गया। अब हमें बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बारिश होगी तो अच्छी बात है और नहीं होगी तो भी अच्छी बात है, हमारे पास ट्यूबवेल है। और क्योंकि 4 जनों ने मिलकर लगाई तो किसी एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। तो ऐसे में जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो इंप्रूव हुई, अल्टीमेटली उससे एग्रीकल्चर को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। तो वही लिखा हुआ है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन मतलब सिंचाई के करने के जो तौर तरीके हैं, जो साधन है, उसको क्या किया गया, इंप्रूव किया गया। With a view to raise productivity in the agriculture, irrigation facility has been expanded. हमने irrigation facility को क्या क्या expand किया। In 1951, barely 17% of the land was under permanent means of irrigation. 100% में से सिर्फ 17% लैंड ऐसी थी जिसके ऊपर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, मतलब वो ट्यूबवेल्स लगे हुए थे। सिर्फ 17%। कब? 1951 में। लेकिन यही आंकड़ा आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आज इरिगेशन 45% कवर्ड हो गया। मतलब जो लैंड है, पहले क्या होता था, जो 100% लैंड है उसमें से सिर्फ 17% लोगों के पास ही परमानेंट साधन होते थे इरिगेशन के, बट आज वो 17 बढ़ के 45% पर हो गया। तो सर बाकी लोग का क्या होगा? बाकी लोग बारिश पे डिपेंड रहेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, उनका अगर नदी नाले के आसपास कहीं होगा तो वो वहां से पानी ले लेंगे, इसलिए वो नहीं लगा रहे ट्यूबवेल, परमानेंट इरिगेशन सोर्स, क्योंकि उन्हें पता है हमारा काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आज की डेट में इरिगेशन के लिए बारिश पर हर कोई डिपेंड नहीं रहता। अगर आप लोग भी अपने गाँव की बात करोगे ना तो पूछना क्या आप आज भी बारिश पर डिपेंड हो? हाँ, एक लेवल पे बारिश पर डिपेंड होना जरूरी होता है, बट 100% डिपेंड नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है बारिश नहीं होगी तो हम ये काम कर सकते हैं। यानी उन्होंने सेकंड ऑल्टरनेट ढूंढ लिया जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंप्रूव हुआ। नाउ पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। अब एक बात बताओ, आपको एक बात बोलूं, आपके यहाँ पर जो भी लोग जॉब करते हैं उन्हें एक महीना काम करने के बाद अगले महीने सैलरी मिलती है। जैसे उन्होंने जनवरी की 1 तारीख से 31 जनवरी तक काम किया तो उन्हें सैलरी कब मिलती है? फरवरी की 7 से लेकर 10 तारीख तक मिल जाती है। चेक होगी तो 7 तारीख को मिलेगी, कैश मिलेगा तो 10 तारीख को मिलेगा, मतलब अगले महीने की 10 तारीख तक मिल जाता है पैसा। लेकिन फार्मर्स का क्या? फार्मर पहले 6-7 महीने तो फार्मिंग करते हैं, उसके बाद जाके प्रोड्यूस मिलता है, फिर उसे बेचते हैं, कुछ पैसा आता है। फार्मर्स का भी तो घर के खर्चे होते हैं ना हर महीने, हमारी तरह जैसे हम लोग के होते हैं। फार्मर कैसे अपना घर चलाते हैं सोच के देखो। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उन दिनों पर जब वो क्रॉप उगा रहे होते हैं, पैसों की तो जरूरत होती है, उनके पास तो होता नहीं, तो वो इधर उधर से साहूकार से पैसा उधार लेते हैं, चाहे वो अपनी फार्मिंग के लिए ले, चाहे अपने घर चलाने के लिए ले। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो फार्मर्स को उधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इनके लिए प्रोविजन ऑफ क्रेडिट करो। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट मतलब उधार के लिए कुछ फैसिलिटी इन्हें प्रोवाइड करवाओ, जिसे बोलते हैं प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। तो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए क्या किया, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट बनाया। किस तरीके से बनाए वो सुनो। सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ गांव में खोली जाती है, वो भी फार्मर्स के लिए, कि अगर फार्मर्स को ट्रैक्टर चाहिए, फार्मर्स को काऊ या बफेलो खरीदनी है, या फार्मिंग के लिए कोई इनपुट्स खरीदने हैं, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने, सीड्स खरीदने, HYV सीड्स खरीदने हैं, तो इनके लिए इनको लोन दिया जाता है। और जो मार्केट में लोन का रेट होता है उससे कम रेट पर इनको लोन दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स को। बाकायदा फार्मर को अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि वो एक किसान है और इसलिए वो लोन ले रहा है। और फिर जो उसका लोन का इंटरेस्ट मान लो मार्केट में 10% है तो उसको वो 5 या 6% पे मिल जाता है, मार्केट प्राइस से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। कौन देता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज देती है। कौन देता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज देती है। वही लिखा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हैज बीन सेट अप टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट लो इंटरेस्ट। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, कॉमर्शियल बैंक। ये तो आप मनी एंड बैंक में पढ़ के पक चुके हो कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, ठीक है। तो कई सारी कॉमर्शियल क्रेडिट बैंक्स खोली गई जो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स को लोन देती है। आपने सुना है कोऑपरेटिव बैंक, ये है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। मैं बात करूं कोऑपरेटिव बैंक्स की जो रूरल एरियाज में खुलते हैं, अर्बन एरियाज में नहीं मिलेंगे आपको। अर्बन एरियाज में एक्सिस बैंक हो, ये सारी मिलती है। तो ये जो बैंक्स होती हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, ये खास तौर पे गांव में खोली जाती हैं ताकि हम किसानों को असिस्ट कर पाए फाइनेंशियली, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस कर पाए। तो वही लिखा हुआ है कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो ऑफर्ड टू क्रेडिट नीड टू द फार्मर्स। फार्मर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये भी उधार उपलब्ध करवाते हैं। किसको? फार्मर्स को। कौन? कॉमर्शियल बैंक्स।
रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी बोलते हैं इन्हें। ये रीजनल रूरल बैंक क्या होती है, ये क्या होता है कि अगर मान लो फार्मर को लोन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और बाकी जो बैंक है वो थोड़ा सा कम लोन दे पा रही है, तो ये बचा हुआ लोन उनको असिस्ट करते हैं, कहते हैं कि ठीक है भाई फार्मर्स को और 10 लाख रुपए की जरूरत है और इन दो जगहों से उसे 7 लाख रुपए मिले, 3 लाख नहीं मिल पाए, तो कहते कोई बात नहीं, तुम्हें जो एडिशनल पैसों की जरूरत है हम आपको देंगे, ठीक है, पहले आप इनसे हेल्प ले लो, जब इनसे ना मिले तो हमारे पास आ जाना। रीजनल रूरल बैंक्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर फर्दर इनहांस इन क्रेडिट। इन बैंकों को इसलिए भी खुला गया ताकि और भी ज्यादा क्रेडिट में आसानी मिले किसको, फार्मर्स को। अब एक बात बताओ, फार्मर्स खासतौर पे लोन किस लिए लेते होंगे, कार लोन, हाउस लोन, नहीं नहीं नहीं, वो एग्रीकल्चर के लिए लोन लेते हैं, अपने इनपुट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदने के लिए वो लोन लेते हैं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, गाय भैंस बकरी इनको खरीदने के लिए लोन लेते हैं। तो यानी उनका जो लोन है वो बहुत नीडी होता है, नीडी मतलब बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है, अगर उनको लोन नहीं देना तो इकोनॉमी पूरी ठप हो जाएगी, क्योंकि फार्मर ने अगर चीज़ नहीं बनाई तो बताओ, आलू अगर कम प्रोडक्शन होंगे तो आलू की डिमांड तो उतनी है, सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ जाएगा, आलू महंगा हो जाएगा, टमाटर महंगे हो जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, ये मैकडॉनल्ड सारे बंद हो जाएंगे अगर एक किसान ने भी बंद कर दिया। आजकल बड़ा आंदोलन चल रहा है, आपको पता है ये चीज़। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इनके लिए इन सभी बैंकों का एक बाप बनाया गया। इन सभी, जैसे आप जानते हो ना कॉमर्शियल बैंक का बाप कौन होता है, सेंट्रल बैंक होता है, ठीक इसी तरह ये जो जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, कॉमर्शियल बैंक, ये जो फार्मर्स के लिए खुले गए, इनका एक सेपरेट बैंक यानी सेपरेट बाप बनाया गया, जिस बाप का नाम है नाबार्ड। क्या नाम है, नाबार्ड, NABARD। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से मैं जानता हूं MCQ कंफर्म आपके इस बार एग्जाम में बनेगा, कंफर्म बनेगा। तो जो दो बातें मैं बताऊंगा ध्यान से सुन लो। पहली बात तो वाइवा में आपसे नाबार्ड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नाबार्ड की डेफिनेशन क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कई बार क्या होता है NA, हम सोचते हैं नेशनल एग्रीकल्चर होगा क्योंकि NA, ऐसा नहीं है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। याद करने ट्रिक बताऊं, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब को हटा दो, नेशनल बैंक, तो स्टार्टिंग कहां से होती है, नेशनल बैंक फॉर, अभी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट साथ में आ जाएगा, तो नाबार्ड की डेफिनेशन बनी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पहले तो वाइवा में वो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। एग्जाम में आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये चीज नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जा सकता है, ये कब बना और कौन सी कमेटी ने ये बनाया, तो ये बना 12 जुलाई 1981। याद कर लो, टैटू बनवा लो, माथे पे छपवा लो, अंदर सीने पे छपवा लो, कहीं भी छपवा लो, लेकिन आपको याद होना चाहिए 12 जुलाई 1981 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और ये कौन सी कमेटी में की गई, B सीवारमन कमेटी में। ये कमेटी का नाम याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ में या 1 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। पढ़ते हैं, 12 जुलाई 1981 नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, एस्टैब्लिश इन द रिकमेंडेशन ऑफ B सीवारमन कमेटी। कौन सी कमेटी, सीवारमन कमेटी। ऐसे याद करो, शिवम सर है, शिवम, वैसे शिवम है बट वैसे बता रहा हूं, समझ रहे हो, सीवारमन कमेटी। थर्ड है रेगुलेटेड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। क्या है कि अगर हम मार्केटिंग सोसाइटी खोल दें फार्मर्स के लिए और इनको रेगुलेट करने वाला कोई ना हो तो क्या ये चल पाएंगे, तो आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने इस पर फोकस किया। गवर्नमेंट का रेगुलेटेड मार्केट हैज बीन एस्टैब्लिश अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। हम कंट्री के जितने भी पार्ट हैं, जैसे आप जानते हैं हमारे 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, हर जगह हम क्या करेंगे, स्थापना करेंगे इनकी। दिस इज विद अ व्यू ऑफ ऑफरिंग रेम्युनरेशन प्राइस टू ऑल फार्मर एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडलमैन्स। इन्होंने कहा, फार्मर्स को बोला कि देखो आप जो प्रोड्यूस उगाओगे, पहले तो आप अपनी कोशिश करो कि इसका अच्छा रेट आपको मिल जाए मार्केट में, और अगर आपको नहीं मिलता है तो डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, आप हमें आके भेज देना, हम आपको इतनी कीमत तो दे ही देंगे। ये काम किसका था, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज का था, ताकि फार्मर्स उदास होकर ना जाए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हैज बीन एस्टैब्लिश टू इनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स इन द मार्केट। और एक बात बताओ, जब फार्मर्स को पता है कि अगर इस पर्सन ने मेरे माल नहीं खरीदा तो मैं जाके इनको बेचाऊंगा, तो फार्मर क्या करते थे, बार्गेनिंग करते थे। जो बायर आएगा वो कहता था नहीं मैं तो 10 रुपये नहीं, मैं तो 9 रुपये किलो से लूँ, तो फार्मर कहता था नहीं भाई 10 रुपये है तो 10 रुपये है, बल्कि 11 रुपये हो गया, बोला और तू क्यों। फार्मर को पता है कि अगर तूने नहीं लिया तो वो बैकअप सपोर्ट में ये लोग खड़े मार्केटिंग सोसाइटी वाले, इनको जाके बेच दें। तो फार्मर्स अब दबते नहीं थे किसी से, बल्कि फार्मर बार्गेनिंग करते, नहीं सर 9 रुपये नहीं, चलो 9.5 रुपये कर देते हैं, 9 रुपये तो नहीं करने वाला। फार्मर्स को एक अच्छा सा स्कोप मिल गया। इसके बाद है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। इस पॉइंट पर जो किसान बिल अभी चल रहा है ना, जिसके लिए पंजाब, ये दिल्ली में लोग घुस रहे हैं ना, पंजाब वगैरह के लोग, हरियाणा के लोग, किसान भाई लोग हमारे, तो ये सारे इस पॉइंट की वजह से हो रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट पर आ जाऊँ तो मैं 3 घंटे का लेक्चर बना सकता हूँ कि किसान बिल में क्या क्या खामियां हैं, बट मैं वो नहीं करना चाहता। अभी फिलहाल बस इतना पढ़ाना है 1990 तक क्या हुआ था।
प्राइस सपोर्ट पॉलिसी की बात करते हैं। अंडर द पॉलिसी गवर्नमेंट एंश्योर मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी प्राइस, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये प्राइस ये बोलता है मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है हमें उससे मतलब नहीं, गवर्नमेंट कहती है इतना प्राइस हम आपको देंगे ही देंगे अगर आप हमारे पास आते हो लेने के लिए। लेट सपोज जैसे फार्मर ने बोला मैंने वीट उगाया, अब फार्मर्स को बोल दिया गवर्नमेंट ने देखो भाई हम वीट उगाए 10 रुपए किलो के हिसाब से तुमसे ले लेंगे मिनिमम, और अगर हुआ तो हम 12-13 भी ले लेंगे लेकिन 10 से नीचे नहीं जाएंगे। तो फार्मर पहले क्या करता है, कोशिश करता है मार्केट में साहूकार वगैरह को या लाला वगैरह को बेच दे ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे, जिससे उससे मुनाफा हो। इनकेस वो नहीं बेच पाता तो गवर्नमेंट को वो मिनिमम 10 रुपये का तो बेच ही देगा, और गवर्नमेंट देखेगी मार्केट प्राइस अगर अच्छी खासी चली तो 15 रुपये भी दे देगी, 16 रुपये भी दे, बट 10 रुपये तो मिनिमम देगी देगी। इसे बोलता है एमएसपी। बात समझ आई, एमएसपी। और फिर जानते हो वही जो किसानों से उस खरीदा होता है इसी को हम पीडीएस कर देते हैं। पीडीएस जानते हो, हम इसको पब्लिक में डिवाइड कर देते हैं स्कीम के थ्रू जिसका नाम है राशन कार्ड। जिनके पास राशन कार्ड है उनको गेहूं मिलता है ना, तो वो गेहूं यही वाले होते हैं जो किसानों से खरीदे जाते हैं, और फिर ये जो लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं इनको गेहूं में बांट दिया जाता है 2-2, 3-3 रुपए किलो के हिसाब से। और अभी लॉकडाउन में तो ये फ्री में भी मिला था गेहूं, ठीक है। तो वही लिखा है अंडर द पॉलिसी गवर्नमेंट एंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस एज द प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज। और ये सारी चीजें किस लिए की जाती है, ताकि फार्मर्स को हम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए, फार्मर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने 3 रिफॉर्म लाए और एग्रीकल्चर को हमने बढ़ावा दिया, और रियलिटी है कि हाँ एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं हमारा इंप्रूव हुआ, ठीक है। साइड हो रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो, क्लास बस थोड़ी सी और बची फिर ये क्लास पूरी तरह से खत्म, और जिंदगी में नहीं भूल पाओगे एग्रीकल्चर के पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। साइड हो रहा हूँ, पहले नोट डाउन कर लो आप लोग। सो गाइज यहां पर अब हमने अपने पास तीनों के तीनों पॉइंट कवर अप कर लिए, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? एक काम करता हूं, एक स्लाइड आपके सामने शो कर रहा हूं, उसमें तीनों पॉइंट की आपकी रिवीजन हो रही है, क्विक रिवीजन, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। मैं चाहता हूं ये क्लास एंड होने से पहले दिमाग में चीजें आपके स्टोर हो जाए, ठीक है। तो आपकी स्लाइड ये रही। आप इस स्लाइड में देखो अग्रेरियन रिफॉर्म मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने के लिए हमने 3 रिफॉर्म किए। सबसे पहला क्या था, टेक्निकल रिफॉर्म, फिर था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसे लैंड रिफॉर्म भी बोलते हैं, और तीसरा था जनरल रिफॉर्म। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल रिफॉर्म, दोस्तों याद है टेक्निकल रिफॉर्म को हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया था। जी हाँ सर, हमें याद आ गया। तो देखो उसमें क्या हुआ था, सबसे पहले HYV सीड्स यूज किए गए थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया था। थर्ड पॉइंट है इंसेक्टिसाइड्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया है, जिससे क्रॉप को एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी। और हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट से अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू की फार्मिंग के अंदर की क्रॉप रोटेशन जिसे बोलते हैं। फिर है मैकेनिज्म मींस ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन, सिंचाई के लिए हमने वो साधन यूज किए जो कि एक साइंटिफिक तरीके से किए जाते हैं। तो इन तरीके से हमारे यहाँ पर क्या हुआ, टेक्निकल रिफॉर्म हुई, और इसी को हम बोलते हैं अपने पास ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकंड पॉइंट पर अगर हम आए तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसे लैंड रिफॉर्म बोला जाता है। इसमें क्या था कि इंटरमीडिएट जो मजहब थे, जैसे आप जानते हो जमींदारी, इन सिस्टम्स को क्या किया गया, एबॉलिश किया गया। फिर हम रेगुलेशन ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट लेकर आए थे। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग थी कि सभी छोटी छोटी लैंड्स को इकट्ठा मिला के एक जगह फार्मिंग की जाए। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, इसमें क्या था कि लैंड की एक लिमिट डिसाइड कर दी गई थी कि उसके बियॉन्ड अगर लैंड होगी तो वो आपकी सील करके किसी और लैंडलेस फार्मर को दे दी जाएगी। फिर एक कोऑपरेटिव फार्मिंग, सब लोग मिलकर रॉ मटेरियल खरीदो और मिलकर बेचने के लिए उससे मोनोपोली पावर बनी रहेगी। तो इन चीजों से भी कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार आए। थर्ड पॉइंट था हमारा जनरल रिफॉर्म, जिसमें हमने देखा था एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई के साधनों को बढ़ाना। पहले हम बारिश पर डिपेंड होते थे, अब हमें बारिश पर डिपेंड नहीं बल्कि ट्यूबवेल हर किसान लगा लेगा, जिससे कि किसी को भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन उसके पास होंगे। और आपको पता होगा कि स्टार्टिंग के दिनों पर हमारे पास सिर्फ 14% है और अब बढ़कर वो 45% हो गया। फिर है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट के लिए आपको याद होगा रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक और नाबार्ड जैसी बैंकों का क्या किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। फिर है रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज। ये कुछ सोसाइटीज खोली गई थी कि कल को अगर फार्मर किसी को कोई चीज नहीं बेच पाता या उसे सही कीमत नहीं मिलती तो वो यहाँ पर आके अपनी चीजों को, अपने इनपुट्स को या आउटपुट्स को बेच सकता था। फिर है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। इस प्राइस सपोर्ट पॉलिसी के तहत फार्मर्स को क्या सुविधा मिली कि मिनिमम गवर्नमेंट आपसे, अगर कल को आप माल नहीं बेच पाओगे तो मिनिमम आप इतने का माल तो गवर्नमेंट को बेच ही लोगे या गवर्नमेंट आपसे इतने में खरीद लेंगे, जिसे बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी। तो बताओ, इधर आ जाओ, अब बताओ आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। यहां पर हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। अब बस लैंड रिफॉर्म और बच्चा आपका, सॉरी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म बच्चा, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है
दोस्तों जिस तरह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं ना, इसी तरीके से हम अकाउंटेंसी भी पढ़ाते हैं, जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर एक नॉमिनल सी फीस के ऊपर आप कंप्लीट क्लासेस ले सकते हो। उसमें हम डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ क्लासेस अपलोड करते रहते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। मोबाइल एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करो, स्टोर के ऑप्शन में जाओ, वहां पर आपको क्लास 12 की या क्लास 11 जो भी आप क्लास लेना चाहते हो अकाउंट्स की, वो अवेलेबल हो जाएगी। और दोस्तों टेंशन बिल्कुल मत लेना, 10 जनवरी को आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज में लेकर आने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों चीजें प्रेस कर देना, जिससे हमारी जब भी वीडियो है आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। So guys, that's all about this video lecture series. If you like the video, give a big thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. So guys, that's all about this video lecture series. मिलते हैं next class में। आज के लिए peace out.